दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सुशील कुमार के इस मामले में जो कुछ निकलकर सामने आया वो बेहद हैरान। तक जो जानकारी मिली है वो न सिर्फ सनसनीखेज है बल्कि डराने वाली भी है। दिल्ली में एक बार फिर से ऑक्सीजन को लेकर जंग शुरू हो गई है, पर कुछ अहम वजह है जिसको लेकर पाकिस्तान के नागरिकों को पूरी दुनिया में अपमानित होना पड़ता है। दिल्ली के द्वारका इलाके में लव मैरिज के बाद पति की गोली मारकर हत्या, पत्नी पर बरसाई गई गोलियां। लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा पूरे राज्य में किसी मुसीबत को आगाह कर रहा है। रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को लॉक करने की कहानी शुरू होती है। कहते हैं कि ठग कितना भी शातिर हो, कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। फर्जी IAS अधिकारी बनकर न सिर्फ लोगों के साथ ठगी करना बल्कि लोगों की जान के साथ खेलने वाले देवांजन देव पर ये बात पूरी तरह लागू होती है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी दुनिया के लिए नासूर बन गई है, लाखों लोगों ने इसे लेकर अपनी जान तक गंवा दी है, वहीं इस बीमारी के फर्जी वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने वाले देवांजन देव अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। न सिर्फ आम लोगों को बल्कि कई रसूखदारों को भी देवांजन देव ने झांसा दिया था। सांसद मिमी चक्रवर्ती ने जैसे ही इस 420 की पोल खोली, पुलिस इसे दबोच कर पूछताछ के लिए थाने ले गई। शान और शौकत से रहने वाले इस शख्स का नाम देवांजन देव है, जिसके लिए लॉकअप के दरवाजे तो खुले ही हैं, साथ ही जेल की चक्की भी इससे अब ज्यादा दूर नहीं। आरोप है कि देवांजन देव नाम के शख्स ने कोरोना से बचाव के लिए कोलकाता में वैक्सीनेशन अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों लोगों को नकली वैक्सीन दी गई। पैसे लेकर वैक्सीन देने के इस फर्जी अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाने के लिए इसने अपने कैंप का उद्घाटन तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती से करवाया। सांसद मिमी चक्रवर्ती के अलावा उद्घाटन के मौके पर TMC से जुड़े कई नेता भी मौजूद थे। हालांकि देवांजन ने ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों की मदद के लिए कैंप लगाने का दावा किया, लेकिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा सके, इसके लिए मिमी चक्रवर्ती ने भी यही वैक्सीन ले ली। टीका लगवाने के बाद उनके पास वैक्सीन लगवाने से संबंधित कोई आधिकारिक मैसेज उनके मोबाइल पर नहीं आया। इसके बाद मिमी को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। কালকে যখন আমি কার্ডটা রিসিভ করিনি তখনই আমি কনসার্নটা রেজ করি আর তারপরেই পুরো র‍্যাকেটটা ধরা পড়ে। मिमी चक्रवर्ती का आरोप है कि वैक्सीनेशन के लिए कार्ड पर जानकारी भरने के लिए उनसे उनका आधार नंबर मांगा गया। उनसे वो सभी जानकारी मांगी गई जो कोविन ऐप पर मांगी जाती है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का मैसेज नहीं आया। इसके बाद उन्हें शक हुआ तो कोलकाता पुलिस को उन्होंने शिकायत की और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता की एक निजी कंपनी से 1,11,000 रुपए लेकर के उनके 170 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को देवांजन देव ने ये फर्जी वैक्सीन दी। अब सभी लोग सख्ते में हैं अपनी सेहत को लेकर के और ये जानना चाह रहे हैं कि वैक्सीन के नाम पर उन्हें आखिर क्या दिया गया। पुलिस ने इस पूरे गोरख धंधे को किस तरह अंजाम दिया जाता है इसका पता लगा लिया है। बताया गया कि देवांजन देव कस्बा में कोलकाता नगर निगम का एक फर्जी दफ्तर चलाता था, जिसमें 20 लोग काम करते थे। वो IAS अफसर की तरह नीली बत्ती वाली गाड़ी में चलता था। खुद को कोलकाता नगर निगम का ज्वाइंट सेक्रेटरी बताकर इस शख्स ने बाजार से वैक्सीन की शीशी जैसी दिखने वाली इंजेक्शन खरीदी। इसके दफ्तर पर छापे से पुलिस को बड़ी संख्या में एक खास इंजेक्शन की शीशियां और कोविशील्ड वैक्सीन की फर्जी लेबल यानी चिप्पी मिली। यही चिप्पी इंजेक्शन की शीशियों पर मिली। अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि देवांजन देव ने कम से कम 2 कैंप लगाए, जिनमें एक दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाके में तो दूसरा उत्तरी कोलकाता के एक कॉलेज में लगा। इन दोनों कैंपों में 1000 से ज्यादा लोगों को नकली वैक्सीन दिए जाने का अनुमान है। जिन लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई उनमें छात्र और शिक्षक भी हैं। अब तक जो जानकारी मिली है वो न सिर्फ सनसनीखेज है बल्कि डराने वाली भी है। लोगों को पानी में किसी तरह के पाउडर को मिला करके इंजेक्ट किया गया है। अपनी जान बचाने पहुंचे लोगों को अब ये जो फर्जी वैक्सीन दी गई है, ये क्या उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है, इसको लेकर के जांच चल रही है। जितना खतरनाक देवांजन देव का वैक्सीनेशन अभियान था, उतनी ही गहरी इसकी साजिश थी। न केवल इसने IAS अफसर बनने का ढोंग रचा, अपने फर्जी कार्ड बनवाए, बल्कि इसने नेताओं के बीच भी गहरी पैठ बना ली। मिमी चक्रवर्ती को तो इसने अपने शिविर में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया ही। इसके पहले इसके कार्यक्रम में कई मंत्री और TMC के दूसरे नेता भी आ चुके हैं। 15 जून को सोनारपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में एक विधायक जी भरकर इसकी तारीफ करती दिखी थी। यही नहीं, इसकी तस्वीर राज्यसभा सांसद शांतनु सेन से लेकर बंगाल में मंत्री सुब्रत मुखर्जी के साथ मिली है।
एक तस्वीर में बंगाल सरकार में मंत्री और पूर्व मेयर फिरहाद हकीम जिस अंदाज में इन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते दिखे, उससे भी जाहिर होता है कि इसने बड़े बड़ों को गच्चा दे रखा था। और तो और इसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति के अनावरण के एक पत्थर तक पर दिखा। जाहिर है न इसकी साजिश छोटी थी और न ही इसके तार छोटे मोटे लोगों से जुड़े रहे होंगे। अब जब इसका कच्चा चिट्ठा सामने आया है और पुलिस का शिकंजा भी इस पर कस चुका है, तो IMA ने भी इसके खिलाफ FIR दर्ज की है। सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती की सूझबूझ से इस फर्जी वैक्सीन कांड का भंडाफोड़ तो हो गया, लेकिन अब कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फर्जी स्टैंप और लेटर हेड देवांजन देव को कैसे मिले? क्या कोई ऐसी सजा उसे दी जाएगी जिसके बाद ये घटना अंतिम ऐसी घटना होगी, या राजनीति के ऊपर उठ करके इस मामले को देखा जाएगा? कोरोना की दूसरी लहर से ऊपर है महाराष्ट्र में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत सामने आने लगी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि रत्नागिरी से इस वेरिएंट की वजह से एक की मौत सामने आई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने एहतियातन तौर पर महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत बढ़ती जा रही है। रत्नागिरी जिले में इस वेरिएंट की वजह से 80 साल के एक मरीज की मौत के बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। महाराष्ट्र में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से होने वाली पहली मौत है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की इस वेरिएंट की वजह से मौत हुई वो पहले से कई बीमारियों से पीड़ित थे। खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस खबर की पुष्टि की। आज जे काही 21 पेशंट होते त्यातला एक 80 वर्षाचा वयस्कर व्यक्ती कोमॉर्बिड असलेला भरपूर तो दुर्दैवाने त्याचा मृत्यू झालेला आहे, परंतु बाकीच्या पेशंट्स स्थिर आहेत आणि बरेचसे पेशंट बरे होऊन घरी सुद्धा गेलेले आहेत। डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा कितना बड़ा है, इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सरकार फौरन एक्शन मोड में आ गई है, जिसके चलते सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया गया है। यानी जो जिले लेवल 1 और 2 में थे वो अब लेवल 3 में जाएंगे। लेवल 3 में आने से सारी दुकानें शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगी। साथ ही मॉल खोलने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। एक आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एक हमारी जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। कोई भी वेरिएंट हो, जैसे भी वेरिएंट अपना इवॉल्व करे, क्योंकि इवेंचुअली ये दो चीज़ें नहीं चेंज होती हैं। फिलहाल देश के 11 राज्यों में डेल्टा प्लस के 48 केस हैं, जिनमें अकेले महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 20 मामले हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। म्यूटेशन एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको कि हम सब लोग मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर क्यों करते हैं? क्योंकि इसका इम्पैक्ट डिजीज के ट्रांसमिशन पे कितना पड़ रहा है ये देखने के लिए। क्या जो म्यूटेशन हम देख रहे हैं उसमें क्लिनिकल सीवियरिटी भी दिख रही है, या हम कोई म्यूटेशन ऐसा देख रहे हैं जो कि री इन्फेक्शन को प्रमोट कर रहा है, और क्या हम ऐसा देख रहे हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी में अगर कोई नए म्यूटेंट का असर आ रहा है, ये देखने के लिए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने महाराष्ट्र में बेहिसाब तबाही मचाई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों लहरों की तुलना में तीसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। यही वजह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को काफी ज्यादा चिंताजनक बताया जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि महाराष्ट्र में तीसरी लहर भारी तबाही ला सकती है। मेडिकल टास्क फोर्स के एक दावे के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर 50 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। तीसरी लहर में मेडिकल से जुड़े 25 लाख लोग वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसकी तैयारियों के लिए दवाई, किट और ऑक्सीजन का इस्तेमाल पहले से किया जाना चाहिए। कोरोना की पहली लहर में महाराष्ट्र में 19 लाख लोग चपेट में आए थे, जबकि दूसरी लहर में 40 लाख लोग इस वायरस से पीड़ित हुए थे। 50 लाख तक लोगों तक ये लहर शायद लोगों को बाधित कर सकती है। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी लोग इससे बचाया जा सकता है उतना हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सांस के माध्यम से या फिर आपके खाने पीने के ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर इसका असर अगर होने वाला है तो उसे बचाने के लिए जो भी उपाय है, और इसमें ऐसे भी कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर भी इसका असर होगा। तो ये तीनों चारों जो भी रास्ते हैं वायरस के अपने ऊपर अटैक करने के, उन सब के लिए हम लोग प्रोटेक्शन के पीछे लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, तीसरे वेव में एक और बड़ी चुनौती हो सकती है, और वो ये कि इस वेव में पानी के जरिए भी वेरिएंट आ सकता है। यानी तीसरी लहर में नया वेरिएंट पानी के जरिए भी इंसान के शरीर पर हमला बोल सकता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर उदय कुलकर्णी ने लोगों को ज्यादा चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। साथ ही उदय कुलकर्णी ने यह भी दावा किया है कि अगर 3 महीने में खुद को नहीं बदला गया तो बड़ा खतरा साबित हो सकता है।
मुझे लगता है कि इसका और एक वेरिएंट भी आएगा जो थर्ड वेव में हमारे सामने आएगा और जो पानी से भी अपने शरीर में आ सकता है, जैसे हमने देखा है। तो इट कुड बी सम अदर वेरिएंट विच कुड बी कमिंग विद द थर्ड वेव, और उस वक्त हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि उस वक्त उसका वायरुलेंस और बढ़ भी सकता है। महाराज धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा पूरे राज्य में एक नई मुसीबत को लेकर आगाह कर रहा है। एक ऐसी मुसीबत जो पहले की तुलना में काफी बड़ी और भयावह है। यही वजह है कि सरकार इसके ऊपर नजर तो रखी हुई है, साथ ही साथ इससे निपटने के लिए एहतियातन कदम भी उठा रही है। हत्या मामले के आरोपी सुशील पहलवान के साथ दिल्ली पुलिस के जवानों का 20 सड़क पर फोटो सेशन हैरान करने वाला है। सागर धनकर हत्या मामले में आरोपी सुशील पहलवान को जब मंडोली जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जा रहा था तो उस दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने मुस्कुराते हुए आरोपी सुशील पहलवान के साथ फोटो खिंचवाई। यहां तक कि वर्दी में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर और जवानों ने सुशील पहलवान के साथ सेल्फी ली और कैदियों की सुरक्षा में तैनात गार्ड ने भी सुशील कुमार के साथ फोटो खिंचवाई। जिस वक्त फोटो सेशन चल रहा था उस वक्त ना ही सुशील कुमार और ना ही दिल्ली पुलिस के किसी जवानों ने मास्क पहना हुआ था और अभी ये फोटो सेशन वायरल हो चुका है। ये तस्वीर अगर सागर हत्याकांड से पहले की होती तो कोई विवाद नहीं होता, क्योंकि तब तक सुशील कुमार हत्या के आरोपी नहीं थे। लेकिन अब वो हत्या जैसे संगीन अपराध के आरोपी हैं। जेल में बंद हत्या के आरोपी के साथ दिल्ली पुलिस के जवानों का ये फोटो सेशन एक कैदी के सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर कई सवाल उठाता है। इस तस्वीर में दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर समेत 10 लोग दिखाई दे रहे हैं। 9 लोग तस्वीर खिंचवा रहे हैं और एक सुरक्षा कर्मी सबकी फोटो खींच रहा था। लेकिन वहां मौजूद किसी शख्स ने इन सभी की तस्वीर खींच ली। सिर्फ 2 लोगों के चेहरे पर मास्क था, बाकी सबके चेहरे से मास्क गायब था। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल था, ये आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं। एक और तस्वीर में दिल्ली पुलिस के जवान और कैदियों की सुरक्षा में तैनात रहने वाले जवान सुशील कुमार के करीब आकर सेल्फी लेने लगे। इस बार भी ना मास्क था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार के साथ पुलिस वाले ऐसे तस्वीर खिंचवा रहे थे जैसे कोई बड़ा आयोजन हो रहा हो। सुशील के साथ दिल्ली पुलिस के फोटो सेशन की एक और तस्वीर वायरल है। इसमें भी पुलिस के जवान और कैदियों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले गार्ड सेल्फी खींचते हुए दिख रहे हैं। हत्या के आरोप में जेल में बंद सुशील कुमार को लेकर यह सब कुछ सड़क पर हुआ। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान और जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा में तैनात रहने वाले गार्ड्स ने किस तरह लापरवाही दिखाई। कैदियों को ले जाने, ले आने या शिफ्टिंग के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान और सुरक्षा कर्मियों को बेहद सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन सुशील कुमार के इस मामले में जो कुछ निकलकर सामने आया वो बेहद हैरान कर देने वाला है, क्योंकि 20 सड़क पर दिल्ली पुलिस के जवान सुशील कुमार के साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे और ये ऐसे हालात में सामने आया है जब सुशील कुमार ने खुद अदालत में अपने जान को खतरा बताया था, वो भी गैंगस्टर काला जटेरी गैंग के सदस्यों से, जिसके बाद अदालत ने अपना अहम आदेश दिया था। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसे देखकर यही सामने आता है कि ना ही सुशील कुमार और ना ही दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुए सागर हत्याकांड में सुशील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 2 जून तक वो पुलिस रिमांड पर थे। रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें मंडोली जेल भेज दिया गया। मंडोली जेल के बैरक नंबर 15 में रहने के दौरान पहलवान सुशील ने अदालत से अपील की थी कि उन्हें तिहाड़ शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि मंडोली जेल में उन पर काला जठेड़ी गैंग से जुड़े बदमाश हमला कर सकते हैं। सागर की हत्या के दौरान सुशील कुमार द्वारा पिटाई का जो वीडियो सामने आया था उसमें वो सोनू महाल को भी पीटते हुए दिख रहे हैं। सोनू महाल गैंगस्टर काला जठेड़ी का भतीजा बताया जाता है। सुशील की अपील पर जेल प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर ज्यादा अलर्ट था, लेकिन मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्टिंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल्ली पुलिस की कार्यशैली और कैदियों की सुरक्षा में तैनात रहने वाले गार्ड्स पर सवाल जरूर उठाती हैं। जिस आरोपी को सुरक्षा का हवाला देकर एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा हो, उसकी शिफ्टिंग के दौरान ही सड़क पर सरेआम फोटो सेशन, वो भी सुरक्षा और कोरोना के तमाम नियमों को ताक पर रखकर।
सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार ओलंपियन है और हत्या मामले में आरोपी होने के बावजूद सुशील कुमार का स्टारडम कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि मंडोली जेल में अपने सेल में जब सुबह शाम सुशील कुमार कसरत करते थे तो उस वक्त दूसरे कैदी और जेल स्टाफ उन्हें देखने के लिए उनके सेल के बाहर इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन अब सुशील कुमार को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार का न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दिया है। शिफ्टिंग के दौरान सुशील कुमार बेहद खुश नजर आ रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम है कि तिहाड़ जेल में ओपन जिम है जहां वो सुबह शाम कसरत कर पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पुलिस के लिए कैदी केवल कैदी रहता है और उन्हें कैदी के स्टारडम से बचना चाहिए। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर और सरकार के बीच तनातनी एक बार फिर सुर्खियों में है। ट्विटर ने आज आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 1 घंटे तक रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट लॉक ही रहा। उसके बाद ट्विटर ने अपनी गलती सुधारी और अकाउंट को अनलॉक किया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर ही अपनी नाराजगी जता दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, दोस्तों आज कुछ बेहद अजीब हुआ। ट्विटर ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का हवाला देते हुए करीब 1 घंटे तक मेरे अकाउंट को लॉक कर दिया और बाद में मेरे अकाउंट को खोल दिया। इतना ही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर की कार्रवाई को नियमों का उल्लंघन भी बताया और लिखा, ट्विटर की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी के नियम 4 का सरासर उल्लंघन है, जहां वो अकाउंट को लॉक किए जाने से पहले मुझे नोटिस देने में नाकाम रहे। दरअसल रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को लॉक करने की कहानी शुरू होती है उस इंटरव्यू से जिसे रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था। ट्विटर का कहना है कि रविशंकर प्रसाद की ये पोस्ट अमेरिकी कानून के खिलाफ थी, जिस कारण उसे कार्यवाही करनी पड़ी। ट्विटर की ये दलील केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को रास नहीं आई और एक बार फिर उन्होंने कंपनी को निशाने पर लिया। अब से साफ हो गया है कि क्यों ट्विटर इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस का पालन करने से इनकार कर रहा है, क्योंकि अगर ट्विटर नियमों का पालन करता है तो वो मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति की उसके अकाउंट तक पहुंच रोकने में समर्थ नहीं हो पाएगा, जो उसके एजेंडे के मुताबिक नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी प्लेटफॉर्म क्या करता है, उन्हें पूरी तरह से नए आईटी नियमों का पालन करना ही होगा और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। सरकार और ट्विटर के बीच चल रही इस तनातनी के बीच कांग्रेस नेता और संसदीय कमेटी के अध्यक्ष शशि थरूर ने भी ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में ट्विटर से जवाब तलब करेंगे। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने कार्रवाई उस समय की है जब सरकार के साथ उसको नए आईटी नियम को लेकर तनातनी चल रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया कंपनीज को नए सोशल मीडिया नियमों का पालन करना ही होगा। ट्विटर ने हालांकि इस मसले पर अब तक अपना रुख पूरी तरह से साफ नहीं किया है। दिल्ली में एक बार फिर से ऑक्सीजन को लेकर जंग शुरू हो गई है, पर इस बार जनता के बीच नहीं बल्कि 2 राजनीतिक दलों के बीच घमासान शुरू हो गया है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते पहले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने थी। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी की सच्चाई पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑडिट कमेटी का गठन किया। अब बीजेपी का दावा है कि इस ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार ने झूठ बोला, अपनी मांगों को 4 गुना तक बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि ऐसी कोई ऑडिट कमेटी रिपोर्ट आई ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट ने केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर बयानों का घमासान शुरू कर दिया है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के असली हालात का पता लगाने के लिए बनाई गई ऑडिट कमेटी की शुरुआती रिपोर्ट में लिखा है, दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बेड की क्षमता के हिसाब से ऑक्सीजन की मांग 4 गुना ज्यादा रखी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब दिल्ली सरकार 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग कर रही थी, तब दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की, जिससे करीब 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई। यानी कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेल रहे उन 12 राज्यों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल सकी, क्योंकि उस वक्त दिल्ली को सरप्लस ऑक्सीजन दी जा रही थी।
दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 25 अप्रैल से 10 मई तक हालत बदतर हो गई थी। ऑक्सीजन की किल्लत न सिर्फ दिल्ली बल्कि कई राज्यों में थी। ऐसे में लोग ऑक्सीजन के लिए दिन रात भटक रहे थे कि कैसे भी बस ऑक्सीजन मिल जाए। इतना ही नहीं, अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की किल्लत सामने आने लगी। खबरें आई कि ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और ऐसे में भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में एक 12 सदस्य की कमेटी बैठी और उसी कमेटी की पहली रिपोर्ट पे दिल्ली सरकार पर सवाल उठे। ऐसे में बीजेपी को दिल्ली सरकार पर सियासी हमला करने का ऑक्सीजन मिल गया। दिल्ली सरकार पर सवाल उठे तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मीडिया के सामने आकर आरोपों की झड़ी लगा दी। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली सरकार को सजा दिए जाने की मांग भी कर दी। जिन लोगों ने अपने अपनों को जयपुर गोल्डन और बत्रा अस्पताल में खोया था ना, आज ये रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है अरविंद जी कि आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल। हम पूरी तरह से आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे। जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस अरविंद केजरीवाल ने किया है उसके लिए वो अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे और उनको पनिशमेंट, उनको दंडित किया जाएगा। उधर बीजेपी सोशल मीडिया पर भी हमलावर नजर आई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से लेकर कपिल मिश्रा तक के ट्वीट केजरीवाल सरकार पर वार करते नजर आए। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल साहब मांग रहे थे वो 4 गुना ज्यादा था जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी दिल्ली की एक्चुअल रिक्वायरमेंट 289 मीट्रिक टन थी और ये मांग साहब रहे थे 900 मीट्रिक टन से ज्यादा। ऑक्सीजन के मुद्दे पर बीजेपी के तीखे होते तेवर देखते ही दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया। उन्होंने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए और सारे आरोपों को खारिज कर दिया। रिपोर्ट कहाँ है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? लाइए वो रिपोर्ट कहां है? कहते हैं राजनीति में शहर मात का खेल चलता रहता है। कल तक दिल्ली सरकार घर घर राशन योजना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरे हुई थी। वहीं आज ऑक्सीजन का मुद्दा आ जाने के बाद बीजेपी ने दिल्ली सरकार को इस मामले पे घेर रखा है। सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट की शुरुआती रिपोर्ट को तमाम राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के हिसाब से तोल रहे हैं, पर अहम बात यह है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे महामारी के मौके पर तमाम दलों को, तमाम सरकारों को, तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक साथ मिलकर जनता के लिए काम करना चाहिए ताकि जानें बचाई जा सके। यूपी चुनाव में इस बार सियासी वफादारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ओवैसी की पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव से पहले एक ऐसा फॉर्म जारी किया है जिसमें यह लिख कर देना होगा कि चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। यानी अगर वो चुनाव जीतते हैं तो पार्टी के साथ धोखा नहीं देंगे, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। AIMIM के इस कॉन्ट्रैक्ट की यूपी में खूब चर्चा है। यानी यूपी में ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव से पहले प्रत्याशी से वफादारी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर गठबंधन और जोड़ तोड़ की सियासत के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का ये आवेदन पत्र सुर्खियों में है। ये उन लोगों के लिए है जो विधायक का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। उम्मीदवार बनने के लिए इस आवेदन पत्र की फीस 10,000 रुपए रखी गई है। लेकिन इस आवेदन पत्र का सबसे दिलचस्प पहलू है वफादारी कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉलम। ओवैसी की पार्टी ने आवेदन पत्र में वफादारी कॉन्ट्रैक्ट को अनिवार्य रूप से शामिल किया है। पार्टी की ओर से बताया गया है कि जीत के बाद अक्सर नेता अलग पार्टी बना लेते हैं या निजी फायदे के लिए दूसरे दल से मिल जाते हैं। इसलिए आवेदन पत्र में वफादारी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा है ताकि इसे वक्त पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। यानी जीतने के बाद धोखा देकर दूसरे दल में जाने वालों को याद दिलाया जा सके कि उन्होंने वफादारी का लिखित वादा किया था। यूपी में कई मौकों पर राजनीतिक दलों में टूट फूट होती रही है। टूट फूट का शिकार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भुगतभोगी रही है। कई पार्टी के असंतुष्ट नेता अपने राजनीतिक इच्छाओं के लिए दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, जबकि दल बदल विधेयक कानून भी लागू है। ऐसे में ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़कर यह श्योर करना चाहते हैं कि वो कई सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। इसीलिए वो सियासी वफादारी की दुहाई दे रहे हैं जिससे चुनाव जीतने के बाद उनके विधायक दूसरी पार्टी का दामन थाम ना सकें। AIMIM ने यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है।
ओवैसी जल्द ही लखनऊ का दौरा करके संभावित सीटों पर चर्चा करेंगे और आवेदन करने वाले प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे। हालांकि प्रत्याशियों के लिए जारी किए गए उनके वफादारी कॉन्ट्रैक्ट को सियासी पार्टियां राजनीतिक डर बता रही हैं। ओवैसी हो या कोई भी हो, उन्होंने अपनी सीटों का कहीं उन्होंने घोषित की हैं या उसके बारे में निर्णय किया है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सभी लोग तैयार हो जाएं। हमने पहले भी 2017 में दिखाया, हमने 2019 में भी दिखाया और 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। हम उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बेहतर प्रदेश बनाएं। समाजवादी पार्टी उसकी तैयारी में है। कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ेगा, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके लिए लड़ रहा है, इस पर समाजवादी पार्टी का कोई फोकस नहीं। ओवैसी की पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन के दरवाजे खुले रखे हैं, यानी चुनाव से पहले ही वो इन दलों के साथ वफादारी निभाने का जुबानी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। 2022 के चुनाव में यूं तो कई छोटे छोटे दल अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराएंगे। ओवैसी की पार्टी भी बिहार में अपनी किस्मत आजमाने के बाद यूपी में बड़ा दांव लगाने जा रही है। AIMM हालांकि बंगाल में सिर्फ एक सीट जीत पाई, लेकिन अब यूपी के 100 मुस्लिम बाहुल इलाकों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी की वफादारी के कंटेंट का साइन कितना असरदार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद साबित हो सकता है। हालांकि राजनीति में किसी प्रकार की वफादारी के कंटेंट की गारंटी नहीं होती है।